फर्स्ट क्वेश्चन इट्स सबने 1/x और 1/y ठीक से लिया हुआ है, which is one good very good thing. सबने 1/x ना 1/y बड़ा अच्छा लिया हुआ है. 8/x वो इक्वेशन बना दी, ठीक है ना. 8/x प्लस 12/y और दूसरा लिखा हुआ है 6/x प्लस 8/y, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है कि टेकिंग 1 day work as 1/x, 1 day work of women as 1/y, सबने लिया है. उसका ना यहाँ पर आंसर क्या है 10, और सबने इसको लिख दिया 10. बहुत कम एक दो बच्चे होंगे जिसने 1/10 लिखा है. जब आपने यहाँ पर डेज को टाइम टेकन बाय वन मैन या 1 day वर्क एज 1/x लिया, तो यहाँ पर भी टाइम का रेसिप्रोकल होगा. दैट वाज द ओनली थिंग दैट यू हैड टू डू. समझ में आ गया? लिखो इसको. गलत था ना, किया ही नहीं हुआ हमने सॉल्व. हाँ, फिर लिख इसको. नोटबुक निकालो, इसे लिखो प्रॉपरली. इनको सॉल्व करना तो फिर आता है ना, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है. मुझे मार्क्स बाद में बताना, पहले इसे लिख लो. क्वेश्चन नंबर 1. कायशा सच में बहुत गलत पेपर हुआ तुम्हारा, बहुत ही ज्यादा. मतलब कहाँ खोकर हम पेपर कर रहे हैं. हाँ जी, इसमें लिखा हुआ है डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम इज स्पीड. तुमने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया हुआ है, बिल्कुल मतलब अच्छे वे से प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करे. सिर्फ फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है. डिस्टेंस स्पीड एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम. इक्वेशन भी पूरी सॉल्व कर दी, आंसर भी आ गया है. तुम्हारा ही आंसर 8 आ रहा है, देख, है ना. हाँ, 260 वाला वो जो आया था. हाँ, पेपर को अंदर फोल्ड करके मतलब देखने का देने का वे ही ये है कि अपनी मिस्टेक्स लिखो साथ साथ. तो इसे लिखो 8/x 12/y is 1/10, 6/x 8/y is 1/14. हाँ, कैसे आया? 1 day वर्क 1/x लिया, नंबर ऑफ मेन आर 8, 1 day वर्क ऑफ वुमेन 1/, लिया 12 है तो 8 ने. हाँ, x डेज होता है, इसमें एक तरह से स्पीड ले रहे हैं. अगर x डेज में काम पूरा किया है तो एक दिन में 1/x किया होगा, ठीक है ना. तो एक तरह से आप स्पीड लेकर चल रहे हो. टाइम और वर्क में पाइप्स वाले क्वेश्चन में जिसमें पानी फिल हो रहा है उसमें बस इतनी ही प्रॉब्लम होती है, आपको डिस्टेंस कवर्ड नहीं दिया होता. दीज क्वेश्चंस आर सिमिलर टू डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम. बस फर्क क्या होता है, वहां पे डिस्टेंस स्पेसिफाई किया होता है, वो एक फिजिकल नंबर दिख रहा है हमें, कितना डिस्टेंस इतना चले, इतनी स्पीड पे चले, ये टाइम लगा. लेकिन जब हम वर्क की बात करते हैं तो काम हो गया, दीवार पेंट हो गई. अब उसको हमने कैसे, हमने ये तो बताया इतना एरिया था, आधी दीवार पेंट हुई, 1/4 पेंट हुई, इसको 4 दिन लग जाएंगे. पेंटर आपको ये बोला 4 दिन में पेंट कर दूंगा, तो हम कहेंगे एक दिन में एक दीवार करेगा. कहता हाँ, आप देखोगे तो आधी भी कभी कभी पेंट की होती है कि नहीं, 4 दिन में पूरा हो जाएगा. समझ में आ गया? तो हम यूनिफॉर्मली काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि एक दिन में वो 1/4 करेगा. दिस इज व्हाट वी से 8/x प्लस 12/y इज 1 डेज वर्क 1/10. 10 दिन में पूरा काम हुआ है तो इसका मतलब एक दिन में 1/10 हुआ होगा. बात समझ में आ गई? ऐसे 6/x प्लस 8/y इज 1/14. इतना समझ में आ गया? ये एक स्टैंडर्ड रट्टा मार लो, नहीं समझ में आता क्योंकि आपको ना ये टाइम एंड वर्क वाले ना नंबर वाले क्वेश्चन नहीं करवाए हुए. इनिशियल क्लासेस में ना 6, 7, 8 में ये एक चैप्टर होता था पूरा जिसमें टाइम एंड वर्क की आप कैलकुलेशन करते थे कि यहाँ पर 8 मैन 12 वुमेन दिया हुआ है ना, तो 1 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, 1 woman can complete a work in 20 days. If 3 women and 4 men start working together, number of days taken by both. ये वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करवाए हुए. समझ में आ गया? थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो, स्पीड बना लो. ये क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में नंबर बेस्ड भी करवा दूंगी so that it's easy for you to understand. बात समझ में आ गई? अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 140 और y की वैल्यू आएगी 280. प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 140, y की वैल्यू आएगी 280. कोएफिशिएंट को चेंज करते हैं. 1/x को टेक एज a, 1/y को टेक एज b. ये तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है क्योंकि सैंपल पेपर में क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इक्वेशन बाय रूट x के साथ बनकर दी हुई है आपको. 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 0. है ना एक क्वेश्चन ऐसा? याद है कि नहीं है? सैंपल पेपर जो आपका रिलीज हुआ है ना, उसमें ऐसा सेम क्वेश्चन जिसमें x जो है इट इज इन द डिनोमिनेटर. हाँ जी, क्या सब्स्टिट्यूशन कैसे?
पता क्या है, एलसीएम मत लेना, वहां पे एक्स वाई आएगा, फिर उसको आगे सॉल्व करते रहोगे, विच इज नॉट एन आइडियल मेथड टू डू। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पर 1/x ले लिया, तो 8a plus 12b is 1/10 and 6a plus 8b is 1/14। अब इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करोगे, सेम कोएफिशिएंट्स करोगे, इसको इंटू 6 करो, इसको इंटू 8 करो, तो 48a plus 72b is 6/10 48a। यहाँ पर ना जब दो वेरिएबल्स हैं, रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग एलसीएम लीनियर इक्वेशंस में। एलसीएम मत लेना, क्योंकि उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, और एक तरह से सब्स्टिट्यूशन करना, फिर उसमें कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, कुछ इधर जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो जाता है। तो ऐसे बन गया 8/14 होगा, सॉरी। इसको सॉल्व करोगे आप, ये तो कैंसिल ही हो गया। इनको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू 140 आएगी, y की वैल्यू 280 आएगी। समझ में आ गया इतना? क्लियर हो गया? ये पूरा टेस्ट पेपर सॉल्व चाहिए मुझे कल तक, ठीक है। इसके बाद आते हैं टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन। सो यू राइट लीनियर इक्वेशंस फॉर द अबव इक्वेशन था ना, तो आपको ये प्रॉपर्ली आंसर लिखना है फर्स्ट पार्ट में। पता क्या किया हुआ सबने, इसको ना केस स्टडी की तरह लेकर चलो, प्रॉपर्ली आंसर लिखना है। तो सबने नेक्स्ट लिखा हुआ है, बाद में ना 1 2 3 करके आंसर जिसने मार्क नहीं किए हुए। पेपर में ना चीजें छांटने वाली नहीं है कि यहाँ अच्छा इक्वेशन बना दी उसके आगे सॉल्व कर दिया। आपको ना अलग से कॉलम बनाकर लिखना होगा, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये आ गया 8/x 12/y 1/10 6/x 8/y 1/14, इसका 1 मार्क मिला होगा। टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, तो आप लिखोगे 140 डेज। अब 14 men और 28 women आर वर्किंग, टाइम टेकन बाय देम। तो 14 को 140 से डिवाइड करोगे, 28 को 280 से, तो ये हमारे पास आता है 2/10 या 1/5। ये हमेशा क्या आता है, 1 डे वर्क। एक दिन में कितना काम हुआ, 1/5। अगर सी द डिनोमिनेटर, इट विल टेल यू नंबर ऑफ डेज, और ऊपर न्यूमरेटर एक दिन में कितना काम हुआ। तो 1/5 मतलब अगर हमने न्यूमरेटर को 1 रखा है ना, तो डिनोमिनेटर विल टेल अस द नंबर ऑफ डेज। अगर 2/5 है ना, तो हम ये नहीं कहोगे 5 में 2 हुआ, तो हम क्या करेंगे 1/5/2। In a way, we have to take the reciprocal of this number, final। तो 5 डेज में काम पूरा हो जाएगा। इस चीज को 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो क्लास में। ये लास्ट ईयर ये बुक के क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के, इस बार डिलीट हो गए हैं, पर ये एक्स्ट्रा में आ सकते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 मैक्सिमम ठीक था सबका। अगर इक्वेशन समझ में नहीं आई है तो वो हम कर लेते हैं, बिकॉज ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट और एक दिन की बात, एक ही ईयर की बात है ना, और सिंपल सा इंटरेस्ट दिया हुआ है, कैलकुलेशंस भी इजी है इसमें। क्वेश्चन 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, नवे समझ में आ रहा है कैसे होगा ये? दो स्टूडेंट्स को लोन दिया हुआ है, ठीक है, कितना 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया है दो बच्चों में, एक को दिया है 6%, एक को दिया है 8%। तुम इतना लंबा क्यों लिखते हो, इफ द लोन हैड बीन इंटरचेंज अमाउंट अर्न वुड हैव बीन, क्यों लिखना इतना लंबी लाइन हमने? उसको छोड़कर किसी और चीज में टाइम लगा लेते, जो लास्ट में हमने फटाफट से तुक्के मारे हैं, और जो सबके मैक्सिमम ठीक है, जो तुमने गलत किया हुआ है नो रियल रूट्स वाला, एवी तुक्का मारा जो रात में दिमाग नहीं चला ना लास्ट में, बस। इतना लंबा लिखने की हमें क्या जरूरत है, जब मैं कह रही हूँ एमसीक्यू है, 1 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। 6% 8% आ गया था, ये क्या होगा, स्टूडेंट ए को और स्टूडेंट बी को कितनी मनी लेंड की, लेट द मनी लेंड टू स्टूडेंट ए ₹X, मनी लेंड टू स्टूडेंट बी ₹Y। तो हम क्या लिखेंगे 6/100X प्लस 8/100Y, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6350, X plus Y is 1 लाख। दिस वॉज द आंसर टू फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर था। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो फॉर बोथ द सिचुएशन। बात समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आई सबको, यस और नो? राइट।
ठीक है तुम्हारा ये? तुमने इक्वेशन फॉर्म करके आगे सॉल्व नहीं की? किया? किसी ने इक्वेशन फॉर्म कर ली, उससे आगे सॉल्व नहीं किया है, कौन है वो बच्चा? मैं ना आगे से लिखा करूंगी ये सब चीजें। इसका क्लियर हो गया? एक्स प्लस वाई 1 लाख, 6y 6x/100, 8y/100 इज 6350। ये हो गया हमारा। हाँ, तुमने सॉल्व नहीं किया, क्यों? क्यों छोड़ना? क्योंकि हमें सेकंड में पूछा ना, लोन गिवन टू स्टूडेंट भी तुमने लिखा ही नहीं, से पूरा ही नहीं किया। तुमने फर्स्ट पार्ट का आंसर दे दिया। मैं तो पूछ रही हूँ, किसी ने सिर्फ ये इक्वेशन बनाई है, उसके बाद किया ही नहीं काम। मतलब इतना दिमाग चल गया तो हमने फिफ्थ और सिक्स के से सॉल्व भी करना था, शायद कोई है। चलो ये हो गया, ये डन एवरीवन। अब इसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करना भी इतना आसान था ये, मतलब मुझे लगा था शायद लंबी कैलकुलेशंस होंगी या कुछ डिफिकल्ट लगा होगा, बट दिस वाज दिस। ठीक है, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6x प्लस 6y इज 6 लाख। y कितना आ गया? 17,500। और दूसरा x क्या हो गया? नव्या सॉल्व हुआ था ये? तो स्टूडेंट बी को कितना दिया है हमने? 17,500। अगर लोन अमाउंट इंटरचेंज कर देते, मतलब x को हमने 6% पे दिया है, y को 8% पे दिया है, इंटरचेंज कर दो। 6%, 8%। ए और बी, ए को दिया है 6% पर 17,82,500, और बी को दिया है 8% पर 17,500। इसको इंटरचेंज कर दो कहते। इंटरचेंज का मतलब क्या है? ए को कितना दे दें? 17,500, और बी को कितना दे दें? 82,500। तब इंटरेस्ट क्या होगा? इसका 6% और इसका 8% ऐड कर लो। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 7650। बात क्लियर हो गई है सबको? फर्स्ट 2 केस स्टडीज डन एवरीवन। आंसर्स लिख लो, आंसर्स मैं आपको इसको सेंड भी कर दूंगी। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, ये आ सकता है केस स्टडीज में अगर लगा ले। क्लियर एवरीवन? अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड केस स्टडी पे आते हैं। अच्छा, सबको ना मतलब दिस वन इज आई वुड से अ लिटिल रिलीफ था कि कुछ ने कोशिश तो की हुई है। केस स्टडी भी लिटिल रिलीफ वॉज, हमारी जो थर्ड वाली केस स्टडी है, कम से कम जो थोड़ा कोशिश किया हुआ है ना हमने इक्वेशन फॉर्म करने में, डिस्टेंस वाले जो हमें लगता था कि बहुत मुश्किल होती है, वो थोड़ी बहुत ठीक है। सारी तो नहीं, हाँ, पर थोड़ी बहुत तो जरूर ठीक है। अ पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर, she stopped for lunch, then she traveled 48 kilometer at a speed which was 4 kilometers slower। अब किसी एक बच्चे ने क्या किया, 60 ना 12 ले लिया कि उसने टोटल 60 है, फिर 48 ट्रैवल किया तो 12 पहली स्पीड पे किया है। पहली बात तो उसने ऐसा कहा ही नहीं हुआ, उसने कहा 60 किया, लंच के लिए स्टॉपेज हुआ, देन शी ट्रैवल्ड 40। हैज टू ट्रैवल 40 60 किलोमीटर नहीं कहा हुआ। आफ्टर सम टाइम शी स्टॉप, देन कवर्ड द रिमेनिंग 48, ऐसा नहीं है। 60 ट्रैवल किया है एक स्पीड पर, 48 ट्रैवल किया है दूसरी स्पीड पर, जो पहली स्पीड से क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर कम है। अगर हमने 60 ट्रैवल किया है एक्स की स्पीड पर, तो 48 ट्रैवल किया होगा x -4। Hence she took 1 hour more
अब सबने इसको ऐड करके ना +1 कर, मोस्ट ऑफ द मतलब मैंने देखा है दोनों को ऐड किया इक्वल टू 1 कर दिया, तो क्या ये सही है? इंग्लिश आप साथ में पढ़ते हो और सारा आई थिंक इंग्लिश लैंग्वेज सारे हमारे इंग्लिश वाले स्कूल्स हैं, है ना? तो उसने लिखा क्या हुआ, तो मैं कहती हूँ उसको ट्रांसलेट क्या करो। अब क्या हुआ कि अब उसे 1 घंटा ज्यादा लगा, तो ये वाला टाइम ज्यादा है पिछले वाले टाइम से कितना? 1। दिस वॉज द सिंपल इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन यहाँ पर नहीं सॉल्व करनी, क्योंकि यहाँ पर ना आपको दिया जाएगा फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द अबव सिचुएशन। समझ में आ गया? मैं हैंड रिटन लिखती हूँ सच में, तो समटाइम्स आई स्किप वर्ड्स की, चल पता ही है क्वाड्रेटिक बनना है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आपने अगर ये लिखा है वेल एंड गुड, लेकिन क्वाड्रेटिक बनानी है जो आपके लिए इक्वेशन हो गया, उसे लिखना है। अब क्वाड्रेटिक बनाई ना, मतलब मैंने देखा क्वाड्रेटिक बना दी है, उसी को फर्दर सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7 करके स्पेसिफाई नहीं किया। अब ये मत कहना पेपर में कर देंगे, मैम आपके यहाँ पर नहीं लिखा, पेपर में कर देंगे। जो यहाँ नहीं लिख रहे पेपर में भी नहीं लिखोगे, वहां पे लगेगा एक्स्ट्रा टास्क लग रहा है, बड़ा लेंथी पेपर है, टाइम ही बड़ा लग गया। इसको सॉल्व करोगे x² + 8x - 240 करके इक्वेशन बन जाएगी। ये प्रॉपरली कल सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में है स्पीड बिफोर लंच, दैट वाज x की वैल्यू आ जाएगी 12 km/h, और टोटल टाइम कितना लगा? तो 60 को किया है 12 की स्पीड पर, 48 को किया है 8 की स्पीड पर, तो 5 + 6 टोटल टाइम लगा है 11 आवर्स। समझ में आ गई? बात को समझो। मैंने ये नहीं कहा है कि टोटल 11 आवर्स के लिए ट्रैवल किया, जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में होता था 55 अपस्ट्रीम 40 डाउनस्ट्रीम, टोटल ऑफ 3 आवर्स। बात समझ में आई? हमने क्या कहा है, 60 किया फिर 48 किया, और 48 में 1 घंटा ज्यादा लगा। बात क्लियर हो गई है? ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन 7, 8 एंड 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 लिखने में थोड़ी सी गलती हुई मुझसे, मतलब बहुत गलती हुई, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है और उससे वो सॉल्व नहीं होता। बट अगर आपने सिर्फ 13 इसके 12 क्वेश्चन पर ध्यान दिया होता नेक्स्ट केस स्टडी में, क्वेश्चन नंबर 12, तो वो आराम से होने वाला क्वेश्चन था। समझ में आया? और क्वेश्चन 10 और 11 में जिसने कोशिश की है इक्वेशन ठीक से फॉर्म करने की, जिसने मतलब बेसिक, मैं बताऊंगी क्या, उसको मैंने +1 दिया है। अदरवाइज आई हैव नॉट कंसिडर्ड दीस 10 एंड 11 फॉर माय फाइनल आंसर। 28 मार्क्स का टेस्ट है ये। समझ में आ गए? आपने अपने मार्क्स जो लगाने हैं 28 में लगाने हैं। 10 एंड 11 को मैंने कंसिडरेशन में नहीं लिया है, मतलब मार्क्स काटे नहीं है उसके लिए, या दिए ही नहीं है ऑफकोर्स। हाँ, पर जिसने टाइम लगाकर सही जैसे आहिर ने लिखा हुआ तो बिल्कुल सही लिखा, तो उसको +1 मैंने दिया है, या हाफ दिया है शायद, +1 दिया है। उसने थर्ड क्वेश्चन नहीं किया, पर इसका थर्ड भी किया हुआ दिखा, मैंने तो मार्क्स दिए दोनों के। इसका थर्ड पार्ट बेटा केस स्टडी का, तुमने वाली क्वेश्चन ठीक बनाई है ना? हाँ, इसका 13 वाला 12 वाला नहीं किया ना। बात समझ में आई? क्वेश्चंस को देखा करो, ऐसे मत देखना कि हमने 12th वाला नहीं हो रहा सॉल्व, मतलब पूरी केस स्टडी सॉल्व नहीं हो रही तो हमने क्वेश्चन भी छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 12 ना आगे जब हम वो करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो ये सारा क्वेश्चन वहां पर क्लियर हो जाएगा। इफ द रिमेनिंग एरिया इज टू बी लेवल एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ऑफ डायमेंशन 50 बाय 40, मतलब ये डायमेंशन है 50 और ये डायमेंशन है 40। इसके अंदर रेक्टेंगुलर पॉन्ड वाला हमने एक बनाया, PQRS पॉन्ड बनाया, जिसका एरिया है 1184, मतलब इसका एरिया आपके पास क्या है 1184 स्क्वायर मीटर, और यहाँ पर रिमेनिंग जो है वो ग्रास है। ये मैंने आपको इतनी बार क्लास में भी करवाया होगा, प्लस आपके एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ग्रास ग्रो की हुई है। So if the remaining area is to be leveled at 10 per square meters, find the total cost of leveling. ठीक है ना? बाकी एरिया कितना बचा? टोटल एरिया इज 2000, लेंथ इनटू ब्रेड -1184 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 816। ठीक है? इतना स्क्वायर मीटर ग्रास है, इनटू 10 किया तो आपका थर्ड पार्ट बहुत इजीली और ओरली आंसर हो जाता है कि दिस वाज ₹8160। जिसने नंबर लिखा है मैंने उसे बिल्कुल मार्क्स दिए। समझ में आ गया?
तुमने 816 लगा लिया, उसको 10 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, उसको कॉस्ट को ले लिया, लेट द कॉस्ट बी इक्वल टू एक्स, तो दी हुई है तुम्हें कॉस्ट, है ना। देख तुम्हारे पेपर में है शायद, मैं ना आगे से लिखा करूंगी इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक जो मैंने लिखा है ना, देन आई विल स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कि इस बच्चे ने ये गलती की है, इस क्वेश्चन में किया है ना, लेट द कॉस्ट बी एक्स, नहीं लिखा हुआ, फिर भी स्मीथ ने किया होगा। तुम्हारा ही लग रहा है, उसने तो किया ही नहीं है। इसने तो नंबर सब प्रैक्टिकल किया हुआ है। शो मी योर पेपर। हाँ, एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट, फॉर्मूला सही लिख रहे हो, एरिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, अब जो सही वाला इसका क्वेश्चन था, बिल्कुल मुझसे लिखने में गलती हुई है। यहाँ पर ना जो सॉल्विंग के लिए चाहिए, अगर इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ा हुआ है तो मार्क्स मिल जाते, ठीक है ना। बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज आई डिडंट लुक एट द बुक वाइल, मुझे नंबर्स याद थे, मैंने क्वेश्चन खुद लिख दिया था इसको, मैंने बुक में देखी दोबारा ना, एग्जाम्पलर नहीं देखा था, तो बाद में रियलाइज किया था 1184 जो ये नंबर है, दिस इज एरिया ऑफ द ग्रास, नॉट द एरिया ऑफ द पॉन्ड। 1184 इज द एरिया ऑफ ग्रास, तो उसी को लेकर सॉल्व करना, इक्वेशन बन जाएगी 1184 के साथ, अगर एरिया ऑफ द पॉन्ड भी लेते हो पर वो सॉल्व नहीं होगी, मतलब दो प्रॉपर फैक्टर्स नहीं निकलेंगे उसके, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना होगा। अब जिसने इसको सही तरीके से सॉल्व किया उसको मार्क्स दिया, अदरवाइज नहीं दिए, ठीक है, और इसको कंसिडरेशन में वैसे नहीं लिया, राइट। अब करना क्या होता है, जब ऐसी कोई चीज दी जाए ना और आपको एरिया निकालने को कहा जा रहा है, वैसे तो मेंशन किया जाता है यूनिफॉर्म लेंथ है, 8 में याद करो ये यूनिफॉर्म विड्थ वाला कि रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, यूनिफॉर्म विड्थ है, और फोटो फ्रेम भी अगर बनता है तो चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस इक्वल मार्जिन होती है ना, इधर साइड से सिमेट्री होती है, ऐसा नहीं है कि इसको हमने यहाँ पे अलाइन कर लिया, कि मैंने इस वाली अंदर वाली फिगर को थोड़ा यहाँ पास करके यहाँ डिस्टेंस छोड़ दिया, राइट। तो यहाँ पर दिस इज द बिगर रेक्टेंगल, दिस इज द स्मॉलर रेक्टेंगल, बस आपने करना क्या है, जो बाहर की ग्रास है, एरिया ऑफ द ग्रास के करेक्शन कर लो, एरिया ऑफ द ग्रास इज 1184, एरिया ऑफ द पॉन्ड क्या आ जाएगा फिर, एरिया ऑफ द पॉन्ड, टोटल एरिया, इसकी डायमेंशंस है 50 एंड 40, एरिया ऑफ द गार्डन कितना होगा, एरिया ऑफ द गार्डन, टोटल गार्डन का एरिया क्या है 2000, गार्डन का एरिया कह रही हूँ, ग्रास का एरिया नहीं कह रही, पॉन्ड इज पार्ट ऑफ योर गार्डन, है ना, पॉन्ड कहाँ पे है, गार्डन में है, तो एरिया ऑफ गार्डन किसका एरिया, कितना एरिया अलॉट करना है इसको, 2000 स्क्वायर मीटर्स, समझ में आ गया। व्हाट इज एरिया ऑफ ग्रास, 1184, करेक्शन कर लो 1184, अगर हमें सॉल्व करना है बुक वाला सेम टू सेम क्वेश्चन, सो व्हाट इज एरिया ऑफ पॉन्ड, तो पॉन्ड को एरिया कितना मिल गया, आप समझ में आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इसका एरिया है 816, अब ये अंदर भी रेक्टेंगल ही बना होगा, रेक्टेंगुलर पॉन्ड दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो इसमें जो ये विड्थ है वो कितनी है, लेट मी टेक दिस विड्थ एज एक्स मीटर, तो ये ऊपर की विड्थ भी कितनी हो जाएगी, एक्स मीटर, साइड की विड्थ भी कितनी हो जाएगी, एक्स, ये पूरी फिगर बनाओ और चारों तरफ ये एक्स एक्स मेंशन करो, समझ में आ गया। अब एक थोड़ी सी याद करो साथ में,
तो जो आपकी अंदर वाली ये पी क्यू डायमेंशन है, इसकी लेंथ में निकाल सकते हो कितना होगा, पी क्यू कितना हो जाएगा, टोटल 50 है, यहां से x कट कर दिया, यहां से x कट कर दिया, दिस विल बी 50 माइनस 2x। बात समझ में आई है? ये क्वेश्चन 2 साल पहले फाइनल पेपर में था, केस स्टडी 2-3 नंबर की केस स्टडी थी, 4 नंबर की केस स्टडी में क्वेश्चन था, आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, समझ में आ गया? एंड व्हाट विल बी आर क्यूब, अब बताओ क्यू आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 2x। समझ में आ गया? बस इतना सा काम है, जो अपना दिमाग लगाना है इतना सा है। उसके बाद तो एरिया दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 2x इंटू 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 816। सिर्फ एक बच्चे ने इसे ठीक से लिखा हुआ है, सिर्फ एक नहीं, आई थिंक सिर्फ तुमने माइनस 2x लिखा है और किसी ने नहीं लिखा हुआ। अपनी गलतियां ठीक कर ले, हंसने की जगह सच में कह रही हूँ। और ऐसा बेचारा वाला फेस ना बाद में एंड में 2 दिन बनाकर नहीं काम करता है। सीखो इससे, प्रैक्टिस करो, सिर्फ अपने माइंड को कंडीशन कर ले कि तुम जो गलतियां कर रहे हो उसे ठीक करना है। समझ में आ गया इतना? तो दिस विल बी, इसको सॉल्व करोगे, इक्वेशन जो आपके पास आएगी लिख लो उसको, इसके बाद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन टुक मेजर टाइम, क्योंकि मैं ना सॉल्व करती रही, उसके फैक्टर्स नहीं बने, फिर उसके बाद रियलाइज किया कि इक्वेशन ही गलत लिखा हुआ है। मुझे आंसर भी याद था, जब आप थोड़ा सा फ्री होते हैं ना, फ्री हैंड में काम करते हो, तो मैं कह रही हूँ मुझे आंसर याद है, चल आंसर ही लिख देती हूँ। तो मुझे इक्वेशन बनानी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इज द फाइनल इक्वेशन। इसको सॉल्व करोगे ना तो आपकी ये इक्वेशन बन के आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, जब इसको सॉल्व करते हो तो x की 2 वैल्यूज आती हैं, 8 एंड 37। 37 को हम रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज जब 50 माइनस 2 इंटू 37 करेंगे तो वो वैलिड नहीं रहता। x बिल्कुल 37 हो सकता है, लेकिन टोटल 50 डायमेंशन दी हुई है, उसमें से मैं 74 माइनस करके कह दूं पॉइंट बना रही हूँ उसमें। गार्डन मेरे पास 50 का है और पॉइंट में चाहती हूँ 74 मीटर्स का हो, so that is not possible, of course I will reject it। विड्थ मतलब मैं 74 37 दोनों तरफ दूंगी, तो गार्डन में वो नहीं रहेगा, दिस इज रिजेक्टेड। x की वैल्यू 8 आएगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 अब करेक्टेड फिगर के साथ हो जाता है। एरिया ऑफ द ग्रास इज 1184 इंटू 10, लेकिन अभी जैसे मैंने, दिस इज एक्चुअली द करेक्ट फॉर्म जो मैंने आपको करेक्टेड करवाया, रिवाइज जैसे लिख लो, रिवाइज क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आंसर होगा। अदरवाइज इसका आंसर क्या था, जिसने ये लिखा है ना उसको पूरे मार्क्स दिए मैंने, 816। समझ में आ गया? ये केस स्टडी 4 थी है। अब आते हैं एमसीक्यूज पे। हो गया सबका? ये समझ में आ गया ना हमें? क्वेश्चन नंबर 13, आयशा 84 लिखा है ना इसका आंसर? क्यों ऐसे वाला क्वेश्चन मैंने क्यों दिया था? सॉल्व करने के लिए नहीं, एमसीक्यू में है ना, इसको ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। 36 में 36 ऐड किया 72, 63 में 36 ऐड किया 99, 48 में 36 ऐड किया, लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन अगर आपको एमसीक्यू फॉर्म में आता है, नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ, मतलब पका पकाया आंसर है हमारे पास। समझ में आ गई बात? ये लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन ऐसे पॉइंट्स वाला क्वेश्चन होता है, काफी बार आपको एमसीक्यू में दिया जाएगा। जब भी एज वाला क्वेश्चन होता है एमसीक्यू में दिया जाएगा, माइंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो हम लोग करते थे। और जब आपका टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, चैप्टर एमसीक्यू में था,
तो वो कहते हैं उसमें तो इक्वेशन सॉल्व भी नहीं करनी पड़ती मैम, ऑप्शंस में ही से ही हम सॉल्व कर लेते हैं आंसर। बात समझ में आ गई है? तो मैं तभी कह रही हूँ तुमने 84 कैसे मार्क कर दिया, तुमने रिवाइज नंबर लिख दिया जो हमने रिवर्स करके लिखा है। 48 इसका आंसर था, समझ में आ गया? 13 का आंसर है सी 48। क्वेश्चन नंबर 14 इनकंसिस्टेंट करना है, आंसर डी है इसका 10। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, x a1 by a2 should be equal to b1 by b2। तो a1 है 1, a2 है 5, b1 है 2 और k, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10। ये सबका सही है ऑलमोस्ट, ठीक है। 15th में हाँ वन ऑफ द थिंग्स वाज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 15th में ना क्वेश्चन की सॉल्विंग भी जरूरी है, लेकिन एक ये चीज ना मैंने देखा है, आई थिंक सबको जब मैं क्लास 9th में करवाती हूँ ना, when bases are same powers are equated added, bases are same नहीं multiply होता है then powers are added, when bases are same powers are equated इक्वेशन फॉर्म में। तो 81 को क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 4। अब यहाँ पर 81 क्या है 3 रेज टू पावर 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करो ना करो, क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? यस, सो इट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। 15 का आंसर है ए पार्ट, यूनिक। समझ में आ गई बात? ये यूनिक इसलिए है क्योंकि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। a1 by a2 कितना है 1/4 और b1 by b2 कितना है 1/-4। कुछ ठीक से दिख तो रहा है और मैं क्या लिखूं बताऊं। पावर्स x प्लस वाई है तो अब इससे मतलब मैंने कुछ और लिखा है, पावर्स ही ऑफ कोर्स। क्यों तुमने फिर भी यूनिक लिखा है? हाँ तभी मार्क्स मिल जाएंगे, तो वैसे नहीं होगा, मार्क्स मिलेगा ना। हाँ पर ये पावर्स है। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? इनफाइनाइटली मैनी। किसने लिखा है इनफाइनाइटली मैनी? किसने लिखा है वन सॉल्यूशन? किसने लिखा है टू सॉल्यूशंस? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -7। तुम्हारा बिल्कुल सही। y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? तो 9th में इतना करवाया है, फिर x एक्सिस हो गया ना। y इक्वल टू -7 कौन सा हुआ? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो आपस में लाइन क्या है पैरेलल, हेंस देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी का एक ना मिलता जुलता क्वेश्चन लिख लो। ये ना आपके उसमें भी है, एग्जाम्पलर में भी और पेपर्स में भी आया हुआ है। इफ आई से x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2, तो दिस शोज ग्राफिकली ये क्या होंगी? टू सॉल्यूशन तो वैसे ही नहीं होते, सिर्फ क्वाड्रेटिक के होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक x है एक y है, तो क्या पॉइंट हो गया 3 - 2, सो दिस इज एंड दिस विल शो इंटरसेक्टिंग लाइंस। बात समझ में आ गई? आपने अगर ड्रॉ किया, देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। आपने ड्रॉ किया x इक्वल टू 3 तो ये आया, आपने ड्रॉ किया y इक्वल टू -2 तो ये आया। तो ग्राफिकली ये दोनों लाइंस ने क्या किया इंटरसेक्ट किया। कौन से एंगल पे किया 90 डिग्री। They're perpendicular to each other but they intersect, so these are intersecting lines। ये पेपर सच में कहते हैं आपके एग्जाम्पलर में एमसीक्यू है प्लस क्लास में करवाया हुआ और ये पेपर में आता है, किसी एक पेपर आया भी हुआ है, इसी साल किसी पेपर में आया भी हुआ है ये क्वेश्चन, किसी सितंबर टेस्ट में। तो जिसमें क्या था आई थिंक तुम्हारे वाले पेपर में है, उसमें यहाँ पे -4 दिया हुआ था और यहाँ पे 3 दिया हुआ था, डीपीएस में ही -4 और 3। सो इंटरसेक्टिंग एट 3 - 4, इंटरसेक्टिंग एट -4 3, -4 3। समझ में आ गया? और आपके एग्जाम्पलर में ना उसमें दिया हुआ 3 - 4, x 3 है y 4 है, उन्होंने सिर्फ इंटरचेंज कर दिया कि अगर रट्टा मारा होगा तो वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद
द वैल्यू ऑफ सी, अगेन एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन है। हाँ धृति, क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि पेपर में गलत हो चुका है ना। तुम्हारे पेपर में था किसका था? नव्या। हाँ, क्या आंसर है इसका? फिर तुमने गलती की है, पेपर में गलत हो चुका है तुम्हारा और फिर तुमने इसे गलत किया, डाला इसीलिए था। मैं क्वेश्चन पेपर बना रही थी, सीरियसली कह रही हूँ, और एकदम से आया कि नहीं, आई नीड टू गिव दिस क्वेश्चन सो एज टू मेक यू रिवाइज। और तब सच में पेपर खोला तुम्हारा वाला, उसमें ये क्वेश्चन देखा कि हाँ मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, मेरे पास क्वेश्चन ये है। अब इसमें क्या दिया हुआ है? c/6 -1/-2 2/3। हमें कह रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसको दर्पण करेक्ट कर लेना, मैंने यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं लिखा हुआ, तो तीनों को इक्वल करना है। यहाँ रेशो क्या है आपके पास? 1/2। और ये रेशो क्या है? ये क्या आपस में कभी इक्वल हो सकती है? तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली नहीं हो सकते सॉल्यूशंस। क्या एग्जिस्ट कर सकता है? दे कैन एट द मैक्स बी पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग भी बना सकते हैं, पैरेलल भी बना सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइटली कभी नहीं होगा इसका। तो हम लिखेंगे नो वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18, आई थिंक मैक्सिमम ठीक था सबका। क्या आंसर है 18 का? P is not equal to 10। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 18 is P is not equal to 10। क्वेश्चन नंबर 19, K की वैल्यू फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस विल बी इक्वल टू 2। क्या होगा? ये दोनों बिल्कुल सही थे, मतलब सिंपल क्वेश्चंस है। आपने लिखना है 2/k+2, 3/6, 4/3k+2। क्या हो गया? ठीक है, P is not equal to 10। क्वेश्चन नंबर 19 is K is equal to 2। क्वेश्चन 21, नंबरिंग मिस हुई है, 20 को ऐसी नंबरिंग को रहने दो। 21st क्वेश्चन को आप क्या मार्क करोगे? अच्छा, एक चीज जो मैंने और नोटिस की है, इन सम ऑफ योर पेपर्स अगर आप लिखते हो ना assertion is true, reasoning is false, है ना, तो आपने कौन सा ऑप्शन मार्क करना है? सी। जिन्हें नहीं मार्क किया हुआ मैंने इस बार मार्क्स दे दिए, पर माइंडेड पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू मार्क सी और उसके आगे ये स्टेटमेंट लिख दो। समझ में आ गई बात? एंड आई टेल यू व्हाई आई आस्क यू, दे दो, व्हाई आई आस्क यू राइट द नंबर। देखो, ये पेपर सब देखना, इसमें लिखा हुआ है, किसी का नो वैल्यू है ना, ये जो डी लिखा है ना, ये कोई ए भी पढ़ सकता है और ए ही पढ़ेगा, पर साथ में क्या लिखा हुआ? नो वैल्यू। इसकी वजह से क्या होगा? अगर इसने नहीं लिखा होता तो मैं ए लिखा होता, आई वुड हैव गिवन 0। बात समझ में? ये सब देखना, व्हाई आई आस्क यू टू राइट। ए जो है मैं फिर से क्लिक करके भेजती हूँ, उसने ध्यान से गलती की है। जल्दी में कोई भी करता है, डी लिखा हुआ है ना, समटाइम्स आई विल सेंड यू आंसर की उसमें डी और ए या सी में कोई फर्क नहीं लगेगा। डी सी ए में कोई फर्क नहीं लगेगा, सच में कह रही हूँ। सी भी कभी कभी ए लगता है। बात क्लियर होगी, है ना? तो ये जो चीज है डी, इस पे ये ए लग रहा था, मैं मार्क्स नहीं देती, लेकिन इसने साथ में नो वैल्यू लिखा हुआ तो मैंने मार्क्स दे दिया कि नहीं इसको आता है, इसको पता है कि डी लिखा होगा, हो सकता है गलती लिखी हो सकता है जो पेपर चेक कर रहा है उसके दिल में भी ये ख्याल आ जाए, और मैक्सिमम आ जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये प्लस जो बोर्ड की आंसर की आती है वो भी ऐसी लिखी हुई आ रही है। एमसीक्यू में राइट द आंसर, जैसे के लिखा है ना, जैसे यहाँ पर इफ आई राइट, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर है बी पार्ट, तो आई विल राइट 1/3। बी लिखकर 1/3 लिख दो। ये बी कभी कभी कुछ भी लग सकता है, या क्लियर ना हो या छुप जाता है, तो ये 1/3 दिख जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया इतना? हाँ दी है। 21st का सिर्फ मैं आंसर कर रही थी, क्योंकि ऑप्शन बहुत बच्चे जिन्होंने नहीं लिखा था, रेयांश तुमने भी नहीं लिखा है, एक दो बच्चे और है जिन्होंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तुमने भी नहीं लिखे। पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं, मैंने लिखे हैं वो चीज।
assertion रीजनिंग में, assertion रीजनिंग में कह रही हूँ, बाकी वो तो लिखने ही थे। assertion रीजनिंग में आपने स्टेटमेंट लिख दी assertion is false, reasoning is true, पर डी नहीं लिखा साथ में, उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो 21st क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4x plus 3y is equal to 18 is a line parallel to x axis। कहते हैं लाइन पैरेलल है x axis को, ट्रू और फॉल्स? तो ग्राफ बना लो, x की वैल्यू को 0 रखो, y कितना आ जाएगा 6। पैरेलल का मतलब है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है, अगर मैंने y को 0 लिखा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, तो x को इंटरसेक्ट कर रही है 18/4 पे, तो हाउ कैन इट बी पैरेलल? एक यहाँ पे वैल्यू आ गई 6 और एक यहाँ पे आ गई 18/4, आपने ड्रॉ की है, तो लाइन की शेप जो है इस तरह से बन रही है। कैन इट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस? बात क्लियर हो गई? दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कौन सी लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस को? जो y इक्वल टू समथिंग दिया जाए जिसमें ये वाला नंबर ही ना हो। जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी ना उसमें x होगा ही नहीं। जो लाइन y एक्सिस को पैरेलल होगी उसमें y नहीं होगा। y का कोएफिशिएंट क्या होगा 0, x का कोएफिशिएंट क्या होगा 0। जैसे ग्राफ ऑफ ax इज इक्वल टू b where a is not equal to 0 is parallel to x axis। वो भी फॉल्स हो गए। ग्राफ ऑफ ax इज इक्वल टू dy, यहाँ पे y लिखो, ग्राफ ऑफ ax इज इक्वल टू dy, ग्राफ ऑफ ax इज इक्वल टू by where a is equal to 0, not equal to 0 नहीं होगा, a is equal to 0 is parallel to x axis। ठीक है, करेक्ट कर लो इसको, आपके ऑप्शंस में आ जाएगा। assertion is true, assertion is false, reasoning is true। 21 ax is equal to by where a is equal to 0 is a line parallel to x axis। तब ये हो जाएगी reasoning is true, assertion is false। बात समझ में आई है सबको ये? हाँ, इसका आंसर डी होगा। अगर वो दोनों ही फॉल्स हैं तो वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दोनों फॉल्स है वो ऑप्शन नहीं है। अगर डी लिखा है तो मार्क्स मिले। assertion इज फॉल्स, रीजनिंग इज ट्रू। अगर assertion आपको फॉल्स लगे, रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं होती, हम उसे डी मार्क कर देते हैं। पर यहाँ पर अगर मैं रीजनिंग भी देखती हूँ तो वो भी गलत लिखी हुई है, मे भी मैंने कॉपी करने में गलत लिखा होगा, बस और कुछ नहीं है। तो इसलिए assertion इज फॉल्स, रीजनिंग इज ट्रू। ax is equal to by where a is equal to 0 is parallel to x axis। Question 22, assertion क्या है इसमें, ट्रू और फॉल्स? assertion फॉल्स है ना। k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, k should not be equal to 3। तो उसने लिखा है k is equal to 3, k should not be equal to 3। assertion is true, assertion is false, रीजनिंग जो है वो ट्रू है, लेकिन जब assertion ही फॉल्स होगी तो हम क्या लिखेंगे, डी। अभी किया, पता लग रहा है, एक वो है जेल पेन और एक वो है। अच्छा, अभी क्या है ना। हाँ, सच में टीचर सब जानती है। आई आई टेल यू वन, मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने ना एक ज्योग्राफी का पेपर था, आई रिमेम्बर, और केजीएम के शरणजीत सर थे, अगर कोई जानता है उन्हें, तो ही सेड, और वो जानते थे, मतलब पढ़ा नहीं रहे थे, बट ही वाज फ्रॉम अदर अदर सेक्शन, तो उन्होंने पेपर चेक किया था, कहते बेटा तूने बाद में लिखा है ये। मैंने एरो करके लिखा। मैं कहा सर आपको लगता है मैं लिख कर लाऊंगी? कहते नहीं। मैंने कहा सर मैंने नहीं लिखा, एंड आई वाज ट्रू, मैंने नहीं लिखा था।
ठीक है, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। अब तो मैं कर लेती फिर भी हिम्मत, पर उस टाइम ऐसी चीटिंग वाली हिम्मत मेरी होती ही नहीं थी। मैं पहले ही बहुत डरती थी कि नहीं कैसे जाऊंगी, मतलब आई डोंट हैव अ पोकर फेस दैट टाइम, आई डिडंट हैव अ पोकर फेस, ठीक है ना, कि मैं नहीं, मतलब मेरे फेस से आप एक्सप्रेशन से डर से आप आराम से निकाल सकते थे कि मैंने क्या गलत किया है। सो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मैं बता रही हूँ के की वैल्यू इसका 23 का आंसर है बी 1/3। क्लियर हो गया इतना? 24 भी सबने सही किया हुआ था। 24 का आंसर है बी पार्ट 40। 25 इसमें ना कैलकुलेशंस में सबने इतनी गलती की हुई है ना, क्योंकि इसमें मार्क्स पता क्यों मिल गए? किसी ने 9/8 निकाला हुआ है, किसी ने 3 निकाला है, किसी ने 1/3 निकाला है। आंसर आता है k इज इक्वल टू 2 25 का। तो अगर ये ना सब्जेक्ट k इक्वल टू -1, ये आंसर आता है। लेट मी सी, ठीक है, किसी ने 9/8 लिखा है, किसी ने 3 लिखा है, किसी ने 1/3 भी लिखा हुआ है कैलकुलेशंस में। सबको मार्क्स इसलिए मिल गए क्योंकि एमसीक्यू है, आपकी वर्किंग कोई चेक नहीं करने वाला। समझ में आ गया? बीस का आंसर है नन ऑफ दी। सबने डी मार्क किया बिकॉज वो 1 2 3 जो मिस्टेक्स आपने जो की है उसमें मैंने मिस्टेक्स आपके सबके पेपर में मार्क की है। सो ये है k+1 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू k+1 इसको तो दिया तो है 1/3। ये 1 मिस्टेक कहाँ पे है? -4k² +4k नहीं होगा ना, एक तो जब ये 4 और ये +1 किया अंदर ब्रैकेट गई तो -4 हो गया। फिर उसको जब मल्टीप्लाई किया वो फर्दर साइंस लेंगे, तो उस चीज को कैसे ठीक करना है, लिखो इसको। तो ये है हमारे पास 2k+1 इंटू एक्स प्लस k-2। ये है ना हमारे पास आंसर। इक्वल रूट चाहिए, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b² क्या लिखोगे? 4ac k-2 इंटू k+1। यहां तक लिख लिया। अब किसी ने 2k+1 लिखा है, राइट, ये क्या बन जाता है 2k+2 का होल स्क्वायर। जिसने +1 लिखकर सॉल्व किया उसका भी गलत है, उसका कुछ आंसर 9/8 आ रहा है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर जब ये टर्म आती है ना, हमेशा इन दो को मल्टीप्लाई किया करो पहले, एक नंबर और दो हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म है, तो पहले वेरिएबल वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना और साइन के साथ एडजस्ट करना बहुत आसान होता है। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा k² माइनस k-2। अब मल्टीप्लाई कर लो, उसको कैसे करेंगे? k इंटू के -2 इंटू के प्लस k-2। बात समझ में आ गई ना? चार टर्म्स हमारी आ जाएगी आंसर में, तो उनको एडजस्ट करके ये आंसर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे 4k² प्लस 4, और किसी ने यहाँ पे लिखा है +4k, a+b का होल स्क्वायर। 2k+2 लिखने के बाद भी यहाँ पर 4k लिखा है। दिस इज अ मिस्टेक इन कैलकुलेशंस। -4k² प्लस 4k प्लस 8 इक्वल टू 0। ये k और ये कैंसिल हो जाता है। 12k प्लस 12 इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ गई? -1। समझ में आ गया? आंसर डी पार्ट होगा नन। लेकिन अगर ये सॉल्विंग में आता कहीं भी तो -1 आपका आंसर। वो मर्जी कर लेते। अगर ये कैलकुलेशन वाला होता क्वेश्चन, या इसमें सब्जेक्टिव या 3 नंबर में 2 नंबर में आता, तब आप क्या करते? आपको दिखाना ही होगा, ठीक है। हाँ, बट दैट इज वन ऑफ द स्मार्ट वे टू डू इट, विच इज गुड। अच्छा, 26 क्वेश्चन है, एक बार क्लास में करवाया था कि एक दो बच्चे हैं x² प्लस 3x प्लस q की फॉर्म में इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। एक ने रॉन्ग वैल्यू ऑफ p लिखी है, उसकी रूट्स आई 2 और 6, p रॉन्ग है।
एक ने Q रॉन्ग लिखा, उसका आया 2n माइनस 9। तो जिसने P रॉन्ग लिखा है उसका Q सही होगा, जिसने P रॉन्ग लिखा है कोएफिशिएंट उसका Q सही होगा, मतलब उसने जो प्रोडक्ट लेके काम किया है वो बिल्कुल सही है, जो उसके रूट्स है वो प्रोडक्ट सही रहेंगे। और जिसने Q को गलत लिखा है उसका सम सही होगा। समझ में आ गई बात? ये जिसने Q रॉन्ग कॉपी किया है उसने P तो सही कॉपी किया होगा, तो जो उसने रूट्स फॉर्म किए हैं ना वो सम सही दे रहे हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या है? -7, प्रोडक्ट क्या है? 12। अब इससे इक्वेशन बनाओ, x² + 7x + 12 = 0। तो p की वैल्यू क्या है? 7, q की वैल्यू क्या है? 12, जीरो क्या है या रूट्स क्या है? -3 -4। बात क्लियर होगी? जरूरी नहीं बच्चे, ये पी एंड क्यू आपको मैंने कहा नहीं गया, दे आर पॉजिटिव नंबर, तुक्का लगा इस बात। समझ में आ गई बात? बात क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ पे -px से देती या इसमें नेगेटिव वैल्यू ऐसी आती कि आपके दोनों पॉजिटिव ना जाते, जैसे यहाँ पे -2 + 9 कर देते तब। ठीक है, 27, 28, 29 और इसके बाद ना कैलकुलेशन कम थी, अब सोचने वाला दिमाग ज्यादा था। x - a is one of the factors of ax² + bx + c। तो इसकी रूट क्या होगी? इसकी रूट क्या हो जाएगी? x = a। जीरो क्या हो जाएगी? x = a। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, रूट क्या हो जाएगा? x = a। अब ये देखो, फॉर द इक्वेशन नो रियल रूट्स है, तो p² - 4q शुड बी लेस देन 0, p² इज लेस देन 4q। डी पार्ट, 27 का आंसर A, 28 का आंसर B। अगेन ओरली सॉल्व होने। अब 29 देखो, कोई बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। इसमें लिखा है x - a इंटू x - b + c = 0। इसके रूट्स है a एंड p। ठीक है, अच्छा अगर मुझे सिर्फ इसको बताना हो कि इसके रूट्स a एंड p है, तो इस चीज से मैं क्या निकाल सकती हूँ? अगर इसके एक रूट्स a है तो आप क्या करोगे? a की जगह, x की जगह क्या पुट करोगे? a। तो a - a कितना हो जाएगा? 0। 0 इंटू x - b कितना होता है? 0। 0 + c इज 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई? अब दूसरी क्या हुआ है? देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर। तो c की जगह क्या लिखना है हमने? अब इसके रूट्स क्या है? बात समझ में आई? मोर ऑफ रीजनिंग, सिर्फ दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां लगाना है हमें। ठीक है, a एंड p आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x - a x b + c। तो हमने क्या किया? इस इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट कर दिया, यू गॉट गेट इट 0। c की वैल्यू है 0। यहाँ पे सिर्फ c की जगह हमने क्या लिखना है? 0। द रूट्स विल बी a एंड c। इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चन 30, इसका आंसर बोथ a एंड b है। x² + mx + 12 roots are in the ratio 1:3, so let the roots be a and 3a। sum of roots क्या हो जाएगा? -m। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 12। a की वैल्यू क्या आएगी? a² इज 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-2। लिखो, इस चीज को लिखते क्यों नहीं हो? सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? a की वैल्यू विल बी +-2। वैल्यू ऑफ a विल बी +-2। इतना क्लियर हो गया? तो आपकी m की वैल्यू क्या आ जाएगी?
4 इंटू 2 भी कर सकते हो, 4 इंटू -2, 8 और -8, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 31 तो आई थिंक आसान ही था। AM इज नॉट इक्वल टू BL। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास इक्वेशंस है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? A/L शुड नॉट बी इक्वल टू B/M, और दिया भी हुआ है कि आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। 31 का आंसर है ए। ये टेस्ट पेपर कल 2 बार सॉल्व